नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी लाइव में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कोटकपुरा गोलीबारी कांड की जांच करने के लिए नई एसआईटी के लिए 6 महीने का समय राज्य सरकार ने नहीं बल्कि हाईकोर्ट द्वारा तय किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई विशेष जांच टीम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समय से पहले भी जांच पूरी कर सकती है। जहां तक संभव हो सके यह जांच 2 महीनों के अंदर अंदर भी पूरी की जा सकती है। और हाईकोर्ट के 9 अप्रैल 2021 के आदेश की तरफ इशारा करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि निर्देश के अनुसार जितनी जल्दी संभव हो सके इन एफआईआर की जांच प्राथमिकता के आधार पर एसआईटी गठित होने की तारीख से 6 महीनों के अंदर पूरी की जानी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि अदालत के निर्देश से स्पष्ट होता है कि 6 महीनों की समय सीमा जांच पूरी करने की आखिरी सीमा है, जिसको हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एसआईटी इस अवधि से पहले भी जांच का निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और सरकार की 6 महीनों की समय सीमा संबंधी आलोचना करने पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार के नोटिफिकेशन और इरादे को कुछ शरारती तत्वों द्वारा अपनी संकुचित राजनीतिक हितों के लिए गलत और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन जुड़ चुके हैं सहयोगी जगतार सिंह बुल्लर जी। जगतार जी, जिस तरीके से इस निर्देश को कहा गया है कि पंजाब सरकार द्वारा कि 6 महीने से पहले भी कोटकपुरा गोलीकांड की जांच की जा सकती है, पहले तो आप कुछ कोटकपुरा को लेकर के दर्शकों को कुछ अपडेट दे दीजिए और उसके बाद सरकार के क्या दिशा निर्देश और दिए गए हैं वो आप जानकारी दे दीजिए। तो फिर एक से बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा। पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कोटकपुरा गोलीबारी कांड की जांच करने के लिए नई एसआईटी के लिए 6 महीनों का समय राज्य सरकार ने नहीं बल्कि हाईकोर्ट द्वारा तय किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई विशेष जांच टीम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समय से पहले भी जांच पूरी कर सकती है। जहां तक संभव हो सके यह जांच 2 महीनों के अंदर भी पूरी की जा सकती है। और हाईकोर्ट के 9 अप्रैल 2021 के आदेश की तरफ इशारा करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि निर्देश के अनुसार जितनी जल्दी संभव हो सके इन एफआईआर की जांच प्राथमिकता के आधार पर एसआईटी गठित होने की तारीख से 6 महीनों के अंदर पूरी की जानी चाहिए। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी जगतार सिंह बुल्लर जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। जगतार सिंह, जिस तरीके से ये कहा गया है कि कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर के जो एसआईटी गठित की गई है, सरकार ने कहा है कि अगर 6 महीने से पहले भी ये टीम जांच पूरी कर सकती है, और क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, ये जो कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर कांग्रेस सरकार पर काफी दबाव, जिस हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू सरकार को लगातार घेर से आ रहे हैं, और कल जिस हिसाब से पंजाब सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है कि कुछ लोग शरारती इसको गलत तरीके से ले रहे, कांग्रेस पार्टी के कह सकते आपसी काफी खींचतान चल रही है। लेकिन अब पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट ने बोला कि 6 महीने के भीतर, लेकिन अगर जो एसआईटी नई बनी है RK यादव जो एडीजीपी रैंक के नेतृत्व में बनी है, वो पहले भी दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इस पे अब खूब सियासत हो रही है, और क्योंकि पंजाब का जो विधानसभा चुनाव है बिल्कुल पास में, तो ऐसे में लगातार शरारत हो रही है और नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से काफी टिप्पणी भी की जा रही है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि जो भी लोग कसूरवार हैं, जो भी लोग दोषी है, उनको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मीटिंग की थी, 2 दिन मीटिंग चली थी, और तमाम जितने भी कांग्रेस पार्टी के विधायक उनकी भी यही राय थी कि जो बेदबी कांड और जो कोटकपुरा गोलीकांड के जो भी लोग कसूरवार हैं, उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। जगतार सिंह, जिस तरीके से 6 महीने का समय दिया गया है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि 6 महीने इतना लंबा समय, और विपक्षी दलों द्वारा अगर जिक्र किया जाए तो उनके द्वारा भी ये कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी
के भी विधायक चाह रहे हैं क्योंकि हम जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी और उन्होंने 2015 में जल्दी बेदबी हुई थी, गोली चली थी, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। और 2017 में जब कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दे से सरकार बनाई थी कि जो भी लोग कसूरवार उनको सजा मिलेगी, तो आम आदमी पार्टी ने भी पूरी इस पे सियासत की थी कि कसूरवार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बंद थी और 4.5 साल हो चुके कांग्रेस सरकार को, तो अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि 2 कमीशन बन चुके हैं, 2 SIT बन चुकी है, लेकिन फिर भी जो नतीजा वो 0। तो ऐसे में सियासत भी हो रही है और कांग्रेस पार्टी के लोग ही आपस में एक दूसरे पर निशाना लगा रहे हैं। सरकार की किरकिरी भी हो रही है, इसलिए कल जो पंजाब सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आई है, बड़ी स्टेटमेंट आई है, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप में एक स्पष्टीकरण आया कि चाहे हाई कोर्ट ने कहा कि 6 महीने में इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर जो SIT है 3 मेंबरों की SIT जिसमें LK यादव, राकेश अग्रवाल और सरजीत सिंह है, वो पहले भी जो रिपोर्ट है वो सरकार को, हाई कोर्ट को सौंप सकते हैं और जो भी इसमें कसूरवार होगा उसको जो सजा मिलेगी। जी बिल्कुल जगतार सिंह, लेकिन जिस तरीके से अगर पंजाब का जिक्र करें तो चुनाव सर पर है, आने वाला है, और इस तरीके से कांग्रेस के विधायकों के द्वारा सवाल ही उठाना और सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है क्या आने वाले समय में सरकार के लिए इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ सकता है? निश्चित तौर पे देखिए, जिस हिसाब से लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मसले को लेकर अपनी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, और अगर हम सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो वो भी लगातार टिप्पणी करते आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कई ग्रुप बन चुकी हैं। पिछले 3-4 दिन से 17-18 विधायक आपस में मिलकर यही है कि इस मसले पे जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, जल्द से जल्द लोगों जो कसूरवार लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ना हम सजा दिलवा सके, ना हम इंसाफ दे सके, तो लाजमी तौर से आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही, कांग्रेस के विधायकों द्वारा ही ये आवाज उठाई जा रही है और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलों का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है, जो परिदृश्य दिख रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर सिद्धू का जिक्र करें तो जिस तरीके से सिद्धू के द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है, क्या सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन उनके लिए जारी किया गया, या कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी तरीके से कोई पत्र जारी किया गया उनको कि सरकार को ही क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की जिस हिसाब से चल रही है, आपस में खींचतान चल रही है और इस बेदबी मसले पे गोली कांड को लेकर काफी सरकार पे टिप्पणी हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू हर रोज इस मसले पे टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हमारी सरकार और पिछली सरकार मिली हुई है और जो पिछली सरकार के ही काम ज्यादा हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पे पार्टी हाईकमान के पास मसला पहुंच गया है। और दूसरी बात है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू पे क्या अनुशासनिक कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष है सुनील जाखड़, उनकी तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आई। लेकिन जिस हिसाब से लगातार पार्टी पे निशाने साधे जा रहे हैं, तो लाजमी तौर नुकसान होगा और हाईकमान भी इस पे वो एक्शन ले सकती है। बिल्कुल, चलिए, तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जगतार सिंह बुल्लर जुड़े हुए थे हमारे सहयोगी। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन से दिल्ली में कोरोना के संक्रमण में कमी आई है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में व्यापारियों, महिलाओं और दूसरे लोगों से बात हुई है। सबने कहा है कि केस कम हुए हैं, लेकिन कड़ाई बरकरार रखने की जरूरत है। इस बार मेट्रो में भी नहीं चलेगी। सरकार ने शादियों पर रोक नहीं लगाई, लेकिन थोड़ी पाबंदी जरूर लगा दी है। अभी तक दिल्ली में शादी में 50 मेहमानों को बुलाने की छूट थी, जो अब घटाकर 20 कर दी गई है। अब शादी में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल या होटल में शादी नहीं कर सकते हैं। शादी सिर्फ कोर्ट या घर पर ही हो सकती है। इसके अलावा शादी में टेंट, डीजे, कैटरिंग की इजाजत भी नहीं होगी। ऐसे में अगर किसी कस्टमर डीजे, टेंट या कैटरिंग के लिए ऑपरेटरों को पैसे दिए हैं तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आपसी सहमति से आगे की कोई तारीख तय कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, एक बार फिर से 7 दिनों का लॉकडाउन बढ़ा दिया है, और जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि अगर लॉकडाउन को हटाया जाता है तो जो अभी तक जो लॉकडाउन लगाया गया था, जो अभी निष्कर्ष निकल के आए हैं, वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि तमाम सारे लोगों से उनकी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि कड़ाई के साथ लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा कि हम आगे भी लॉकडाउन को जारी रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं अब घटने स्टार्ट हो चुके थे। यानी कि लगभग 27,000 से 28,000 से जो आंकड़े चल रहे थे वो कहीं ना कहीं घटकर लगभग 17,000 के करीब आ चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोशिश की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अब दोबारा चाहते हैं कि इस तरीके से लॉकडाउन दोबारा आगे जारी रहे और लगातार जनता कहीं ना कहीं उनका सहयोग करे, क्योंकि जनता की तरफ से भी कहा गया था कि लॉकडाउन जो है वो आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि खुद व्यापारी, जो दिल्ली के व्यापारी संगठनों के जो नेता है, उन्होंने बैठक करके खुद स्पष्ट कहा था और खुद अरविंद केजरीवाल को और एलजी को पत्र लिखा था कि लॉकडाउन जो है 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया जाए। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से अब लॉकडाउन बढ़ा दिया यानी 17 मई तक के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सख्ती करने के लिए जरूर कहा गया, क्योंकि मेट्रो की जो सेवाएं थी जो अभी तक सुचारू रूप से चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब बंद कर दी जाएंगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग बाग जो मेट्रो का सफर करते थे वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पाएगा। मगर बात करें जिस तरह के शादी समारोह की, तो शादी समारोह के लिए भी कहीं ना कहीं पहले 50 लोगों की अनुमति दी गई थी, मगर वो घटाकर अब 20 लोगों की कर दिया। और बैंक्वेट हॉल की बात करें, शादी समारोह की बात करें, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रोक रहेगी, क्योंकि शादी अगर करनी है या तो मैरिज हॉल या फिर कहे घर पर कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से सिर्फ रिश्तेदारों के लिए नहीं, बल्कि मैं उनके जो परिवार के लोग हैं सिर्फ उनके लिए ही यानी 20 लोगों के लिए ही अनुमति दी गई है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कोरोना के आंकड़े घटाने के लिए। और जिस तरीके से लगातार इस समय जो कोरोना के जो हालात है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नॉर्मल जरूर हुए हैं, मगर इनको हम सामान्य नहीं कह सकते हैं। वही चीज दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता का सहयोग और मिलेगा और केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो आंकड़े हैं दिल्ली के अंदर बिल्कुल घटते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए तीसरा लॉकडाउन की भी अनाउंस कर दिया गया है और ये 17 मई तक के लिए लागू रहेगा। मगर देखना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा है कि सख्ती का पालन किया जाएगा, लगातार जो सुविधाएं दी जा रही थी वो सुविधाएं मिलेगी। जैसे किसी को मेडिकल अस्पताल जाना है या फिर किसी का इलाज। चलिए राजू, आप बने रहिए, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से लॉकडाउन का जिक्र किया जा रहा था कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, अब मेट्रो का संचालन भी रोक दिया गया है, क्या लगता है कि जिस तरीके से कुछ लोग अभी तक दफ्तरों का काम जिनके यहाँ सुचारू रूप से जारी था वो लोग जाते थे मेट्रो के जरिए, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो वो अपने वाहनों का प्रयोग ज्यादातर लोग कर नहीं सकते क्योंकि तमाम सारी जगह उनको बैरिकेटिंग मिलेगी, वहां पर उनको तमाम सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे दिल्ली पुलिस को। तो इसको लेकर के क्या लगता है कि अब उन लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने मेट्रो की लाइफलाइन जो सेवा है, यानी जो 29 अप्रैल से चल रही थी, और वो कहीं ना कहीं अब रोकने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने ऑर्डर भी दे दिया कि दिल्ली के अंदर मेट्रो सेवाएं अब नहीं चलेंगी। मगर जिस तरीके से लॉकडाउन की बात बढ़ाने की बात की जा रही थी, लगातार जनता भी कह रही थी, व्यापारी वर्ग भी कह रहा था कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो काफी तेजी से बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जरूर आई थी, क्योंकि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, वैक्सीन की कमी थी और लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा था। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी कि केंद्र सरकार उनको 700 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो लगातार रोज मुहैया कराई जाए। मगर इसके लिए हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, मगर केंद्र सरकार ने बिल्कुल कोशिश की और लगातार ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो करी जा रही है, लगातार अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन दी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं हालात जो अभी सामान्य नहीं है, मगर हाँ थोड़े बहुत आंकड़े जरूर घटने स्टार्ट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार चाहती है ये आंकड़े और ज्यादा घटे ताकि लोगों को राहत मिल सके। और यही चीज जनता भी जानना चाहती है कि सरकारें कोशिश करें ताकि कोरोना की जो स्थिति है उसको घटाया जा सके। जी, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जो लॉकडाउन लगाया गया है, अब आने वाले समय में क्या कंट्रोल पाते हुए क्या अभी ये भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लोगों के मन में अब ये आशंका है, क्योंकि 2-2 महीने के लिए दिल्ली सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि जो टेम्पो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, उनको 5-5 हजार रुपए मुहैया कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या उम्मीद अभी ये जताई जाए कि आने वाले समय में अब ये लॉकडाउन और भी एक्सटेंड किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी चालक जो है, जो ड्राइवर जो है, जो मजदूर है, उनको कहीं ना कहीं 5-5 हजार रुपए उनको देने की घोषणा की थी और लगातार ये भी कहा गया था 2 महीने का राशन जो है राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा, यानी कि हर परिवार को दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं ये आशंका जरूर जत रही है और यही प्रवासी मजदूर जो थे वो भी यही सोच रहे थे कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 2 महीने के लिए अनाउंस किया है कि 2 महीने के लिए राशन दिया जाएगा। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अब 2 महीने का और जिस तरीके से 1 हफ्ते का और लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, अब देखने वाली बात यह होगी क्या लगातार इस तरीके से स्टैंड होते रहेंगे मामले, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और अब रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र की तरफ। इस समय पूरा महाराष्ट्र कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं कालाबाजारी और चोरी करने वाले लोग कोई रहम नहीं कर रहे हैं। दवा और ऑक्सीजन के अलावा अब गैस सिलेंडर की भी कालाबाजारी की जा रही है, जिसे लेकर के पुलिस ने छापेमारी की और बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। तो बता दें कि धुले जिले के सकरी से कुछ दिन पहले यह पता चला था कि चोर के एक गैस सिलेंडर के गोदाम में घुस गए थे और 150 गैस सिलेंडर चुरा लिए थे। स्थानीय आपराधिक जांच विभाग द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है और वहीं धुले स्थानीय आपराधिक जांच विभाग की टीम ने नदुरबाग तालुका के नवापुर से 6 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने चोरी में पकड़े गए 150 सिलेंडरों में से चोरों के 124 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि 6 चोरों के स्थानीय आपराधिक जांच विभाग ने उन्हें पकड़ लिया है और कुछ और अपराधों का हल भी किया जा रहा है। स्थानीय आपराधिक जांच विभाग द्वारा आगे की जांच की जा रही है। एक संवाददाता सम्मेलन में स्थानीय आपराधिक जांच विभाग के पुलिस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत ने इस बात की जानकारी दी है।
तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी ऑक्सीजन की कालाबाजारी देखने की बात सामने आ रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आ रहा था, लेकिन अब एक और मामला सामने आ रहा है। दरअसल यहां पर अब गैस सिलेंडर की भी कालाबाजारी की जा रही है। बड़ी मात्रा में 150 गैस सिलेंडर चुरा ले गए थे। ये 6 जो एक गिरोह था चोर का, उसमें 6 लोग शामिल थे। उन्होंने एक गैस सिलेंडर के गोदाम में घुस करके 150 गैस सिलेंडर चुरा ले गए और स्थानीय आपराधिक जांच विभाग द्वारा इस घटना की जांच की जा रही थी, जिसके बाद 150 गैस सिलेंडर उन अपराधियों से ये बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 आरोपियों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार भी किया है। दवा, ऑक्सीजन के अलावा अब रसोई गैस की भी कालाबाजारी देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में। तो जिस तरीके से पूरा महाराष्ट्र इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उस दौरान एक और मामला सामने आने लगा है कि कालाबाजारी को लेकर के अब गैस सिलेंडर चोरी करने के बाद उसकी कालाबाजारी करने का मामला सामने आ रहा है। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 150 गैस सिलेंडर जो चोरी किए गए थे, उनमें से 124 गैस सिलेंडर को पुलिस टीम द्वारा जब्त भी किए गए हैं। इसके साथ ही 6 आरोपियों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार भी किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से लगातार ये मामला सामने आया है कि अभी तक तो ये देखा जा रहा था कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही थी, अब तो ये गैस सिलेंडर के लेकर के जिस तरीके से चोरी का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी योगेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के धुले की ये घटना है, जहां पर पिछले 2-3 महीने से गैस की काफी किल्लत हो रही थी और यही वजह है कि गैस रसोई बाटला के जो ब्लैक के बाजार थे वो आसमान चढ़ चुके थे। लगातार जिस तरीके से स्थिति खराब हुई है, लॉकडाउन के हालात बने हैं, इलाके बंद हैं और इसी का एक गिरोह फायदा उठाकर धुले के एक गैस एजेंसी से लगभग 150 गैस बाटला चुरा ले गए थे। धुले पुलिस ने इस मामले में मुखबिरों के आधार पर जब गिरफ्तारी की, पूछताछ की, तो उनके पास से 124 गैस बाटले जो है बरामद हुए हैं। बहरहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि इससे पहले ये गिरोह और किन किन घटनाओं को अंजाम दिए हैं मुंबई सहित महाराष्ट्र में। क्या इनके और भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक ही रात में एक गोदाम से 150 गैस बाटले की चोरी करना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो पुलिस ये भी जानना चाहती है कि इनके साथ और कौन कौन से लोग शामिल हैं। जी योगेंद्र। मुरारी, बिल्कुल जिस तरीके से ये 124 गैस सिलेंडर का चोरी का मामला बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि 1-2 सिलेंडर की बात हो तो वो तो स्वतः ले जा सकते हैं, लेकिन अगर 124 गैस सिलेंडर एक साथ चोरी किए गए तो गोदाम में इसके लिए ले जाने के लिए गैस सिलेंडरों को गाड़ी लानी पड़ी होगी। तो क्या प्रशासन सोता रहा? और जिस तरीके से गोदाम के बाहर भी कहीं ना कहीं पुलिस की गश्ती रही होगी और उसके साथ ही वहां पर भी कोई ना कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद रहा होगा, तो ये पूरी वारदात इतनी कैसे अंजाम दे दिया इन लोगों ने? जी योगेंद्र, पुलिस यही जानना चाहती है। जो आला अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन्हें मीडिया और जिम्मेदार लोगों को जवाब देना पड़ रहा है, उन लोगों का यही मानना है कि हम इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं और इसके लिए अलग से एक टीम बनाई गई है कि इन आरोपियों को लेकर सबसे पहले जांच किया जाए, क्योंकि लगभग 150 जो बाटले थे वो लगभग 2 से 2.5 घंटे में गाड़ी के अंदर लोड हुए होंगे। बड़ी गाड़ी रही होगी, सिक्योरिटी गार्ड रही होगी, क्योंकि गैस की एजेंसी है तो सीधी सी बात है वहां पर कैश भी होता होगा, पैसे भी होते होंगे, गैस बाटला लोग भी होते होंगे। तो आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया, इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं, यही जानने की कोशिश जो है धुले पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ऑक्सीजन अस्पतालों में बेड और महामारी में देखने को लिए मिल रही थी, ऐसे में घरेलू वस्तु गैस बाटला रसोई गैस के ऊपर समझिए कि एक बड़ा चोरों का धाग लगा था और पुलिस से जानना चाहती है कि इनके कारनामे मुंबई सहित, धुले सहित महाराष्ट्र में और कहां पर हुए हैं। जी मुरारी, जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, क्या उन लोगों के रिकॉर्ड खंगाले गए होंगे? जाहिर सी बात है, अगर प्रेस वार्ता की गई है पुलिस अधिकारियों के द्वारा, तो क्या उन 6 लोगों में कोई ऐसा रिकॉर्ड पाया गया कि इन लोगों के खिलाफ पहले भी कोई मामले दर्ज रहे हों?
देखिए योगेंद्र, पुलिस ने अभी उन लोगों के गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद 5 दिन की रिमांड मिली है। अब पुलिस इन 5 दिनों में उनसे यही जानने की कोशिश करेगी कि इनके पुराने आपराधिक क्या मामले धुले में या फिर महाराष्ट्र में कहीं दर्ज है। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इस गिरोह के जो सरगना है उसके खिलाफ लगभग 12 से 17 चोरी और आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को उसकी तलाश भी थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से वो इलाका छोड़कर किसी और इलाके में रहता था और यही वजह था कि पुलिस के हाथों नहीं लग पा रहा था। और ऐसे में जब पुलिस ने इस गैस बाटले केस को ओपन किया और उसमें अब उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो पुलिस ये भी जानना चाहती थी कि ये कहाँ रहता था और पिछले 3-4 सालों में ये किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया है, चाहे वो कालाबाजारी रहा हो, चाहे ब्लैकमेलिंग रही हो। ऐसे तमाम चीजों को पुलिस उससे खंगालने की कोशिश कर रही है। और ये भी पुलिस सूत्रों से पता चला है कि इसमें आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपदा में अवसर लोग तलाश रहे हैं, अभी तक दवा और इंजेक्शन को लेकर के ही कालाबाजारी चल रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र से ये नया मामला सामने आया है जहां पर गैस बाटला को लेकर के ये 150 गैस सिलेंडर चोरी किए गए थे और अब पुलिस जांच में जुटी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप कीता। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा दा सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे जोड़े गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दा चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन।